वेलकम बैक वंस अगेन टू योर ओन चैनल जुडिशियस। एक और एक्ट आज स्टार्ट करेंगे, दैट इज वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 and primarily the topics which we are going to cover pertaining to this act is the objective of the act, then certain salient features of this act like employer's liability for compensation, meaning that किन सिचुएशंस में एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी जनरेट होती है अपने वर्कमैन को कंपनसेट करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। दूसरा, अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, अगर एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी अराइज होती भी है अपने वर्कमैन को कंपनसेशन देने के लिए, तो हाउ मच अमाउंट ऑफ कंपनसेशन शुड बी पेड, एंड दैट विल डिपेंड एंटायरली अपॉन द काइंड ऑफ डिसेबलमेंट वर्कमैन इज हैविंग। तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सब्सिक्वेंट सेशन में हम रिकवरी ऑफ कंपनसेशन, कॉन्ट्रैक्टिंग, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, लिमिटेशन फॉर फाइलिंग क्लेम, कमिश्नर्स अपील्स और शेड्यूल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 के ऑब्जेक्टिव के साथ। जैसा नाम से पता चल रहा है, वर्कमैन कंपनसेशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। वर्कमैन को कंपनसेशन का यहाँ पर डिस्कशन है, मतलब कि जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, टू प्रोवाइड फॉर द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू द वर्कमैन फॉर इंजुरी और एक्सीडेंट। अगर आपकी फैक्ट्री में या आपके प्रीमाइसेस पर काम करते हुए किसी वर्कमैन को इंजुरी होती है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो आपको उसको कंपनसेट करना होगा, टू मेक गुड हिज लॉस, उसके नुकसान की आपको भरपाई करनी होगी इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी टर्म्स। ये एक्ट एक बहुत सबसे पुराने एक्ट्स में से एक है एंड इट केम इनटू फोर्स ऑन 1st of July 1924 और ये पूरे अक्रॉस इंडिया दिस एक्ट इज एप्लीकेबल। नाउ मूविंग अहेड, वील टॉक अबाउट द salient features like I just discussed. इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इन फीचर्स में, वो हम यहां पर स्टडी करेंगे। अगर बात करें पहले फीचर की, वो है एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी फॉर कंपनसेशन। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस, किन परिस्थितियों में एक्चुअल में एक एम्प्लॉयर की लायबिलिटी अराइज होती है कि वो अपने वर्कमैन को कंपनसेट करे, पॉइंट नंबर 1। एंड सेकंड इज द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन दैट मस्ट बी पेड टू द वर्कमैन। इस सेशन में इन दो चीजों पर फोकस करेंगे, very very important from examination point of view. So first we look at the employer's liability for compensation. अब workman is entitled to get compensation from his employer if he is injured while on duty and during the course of his employment with his employer, meaning that workman को compensation तभी दिया जाएगा अपने employer की तरफ से, तभी मिलेगा जब उसको इंजुरी हो जाए, जब वो ऑन ड्यूटी अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा हो या फिर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। मान लीजिए अपने ऑफिस वो आ रहा था या ऑफिस से वापस जा रहा था, जो कुछ भी एक्टिविटी थी वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में हो रही थी। ऐसी सिचुएशन में एम्प्लॉयर की लायबिलिटी अराइज होती है कि वो अपने एम्प्लॉय को कंपनसेट करे फॉर द लॉस कॉस्ट। इन केस अगर वर्कमैन की डेथ हो जाती है किसी एक्सीडेंट की वजह से, जब वो ऑन ड्यूटी है या फिर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, तो उसके डिपेंडेंट्स, मतलब कि वो लोग जो उसकी सैलरी पर डिपेंडेंट थे और उसकी सैलरी से उन लोगों का खर्चा चल रहा था, तो ऐसे डिपेंडेंट्स को उनका राइट बन जाता है कि वो अब ये अमाउंट उस डिसीज्ड वर्कमैन, मतलब जो मृत वर्कमैन है, वर्कर है, उसके एम्प्लॉयर से वो अमाउंट अब ये क्लेम कर सकते हैं कंपनसेशन का। एक और चीज यहां पर इंपॉर्टेंट है, वो है ऑक्यूपेशनल डिजीज। अगर कोई वर्कमैन को ऐसी ऑक्यूपेशनल डिजीज हो जाती है जो इस एक्ट के शेड्यूल 3 के अंदर मेंशन्ड है, यस एब्सोल्युटली, इस एक्ट में एक शेड्यूल है, शेड्यूल 3, उसके अंदर लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीजेस मेंशन्ड है, क्लियरली मेंशन्ड है, जिसमें साफ साफ बोला गया है कि अगर ये बीमारियां किसी वर्कर को काम करते टाइम होती हैं, तो ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको कंपनसेट करे, क्योंकि ऐसी बीमारी को इंजुरी या एक्सीडेंट की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। इन केस ऐसी ऑक्यूपेशनल डिजीज की वजह से वर्कमैन की डेथ हो जाती है, तो उसके जो डिपेंडेंट्स हैं, मे बी हिज फादर, मदर, वाइफ, किड्स, वो अब एंटाइटल्ड हैं टू रिसीव द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन फ्रॉम द डिसीज्ड वर्कमैन्स एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर की लायबिलिटी कब जनरेट होगी कंपनसेशन देने के लिए? तीन सिचुएशन हमने देख ली। पहला, अगर वर्कमैन को कोई इंजुरी या एक्सीडेंट हो जाता है काम के दौरान या ऑन ड्यूटी। दूसरा, अगर वर्कमैन की डेथ हो जाती है जब वो ऑन ड्यूटी है या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट।
और तीसरा आपको स्क्रीन पर है जब अगर उसे कोई ऑक्यूपेशनल डिजीज से अफेक्टेड हो जाता है व्हाइल ऑन हिज ड्यूटी। तो ये हो गया एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी फॉर कंपनसेशन। नेक्स्ट जो सेलिएंट फीचर है, बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाला है यहां पर, वो है अमाउंट ऑफ कंपनसेशन। चलो ये तो मान लिया हमने कि एम्प्लॉयर की लायबिलिटी किस किस कंडीशन में अराइज होती है कंपनसेट करने के लिए अपने वर्कमैन को, मगर क्वेश्चन यहां पर यह है कि क्या अमाउंट ऑफ कंपनसेशन सारी तरह की डिजीज में सेम रहेगा? मतलब जो हमने 3 केस देखे और उन्हीं की बात करें, अगर इंजरी हो गई तो भी सेम अमाउंट, ऑक्यूपेशनल डिजीज हो गई तो भी सेम अमाउंट, और डेथ हो जाती है क्या तो भी सेम अमाउंट? बिल्कुल भी नहीं। अमाउंट ऑफ कंपनसेशन डिपेंड करेगा प्योरली ऑन द एक्सटेंट ऑफ डिसेबलमेंट कॉज्ड ड्यू टू द इंजरी, एक्सीडेंट और डिजीज। मतलब वर्कर की अर्निंग कैपेसिटी पर कितना इफेक्ट पड़ा उस इंजरी, एक्सीडेंट या बीमारी की वजह से, उस पर बेस्ड होगा कितना अमाउंट ऑफ कंपनसेशन उसको पे किया जाएगा। फॉर इंस्टेंस, अगर कोई टेम्परेरी डिसेबलमेंट है तो एक सर्टेन अमाउंट होगा। टेम्परेरी डिसेबलमेंट मतलब कोई फ्रैक्चर हो गया है पैर में या कोई और छोटी मोटी इंजरी हो गई है जो टेम्परेरी नेचर की है, मतलब कुछ टाइम बाद वो ठीक हो जाएगी, तो एक एक्स अमाउंट दिया जाएगा। दूसरा, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, लॉस ऑफ आईसाइट, एक एग्जांपल अगर मैं लूं यहां पर, परमानेंटली वर्कर अब काम करने के लिए टोटली डिसेबल्ड है, कुछ भी काम वो नहीं कर सकता, वो देख ही नहीं सकता एक्चुअली, ये एक और टाइप हो गया। फिर है परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट। परमानेंट तो है डिसेबलमेंट मगर पार्शियल है। फॉर इंस्टेंस, लॉस ऑफ हियरिंग कैपेसिटी, लॉस ऑफ स्पीकिंग एबिलिटी। ऐसी सिचुएशन में वर्कर कुछ काम तो कर सकता है, हालांकि उसका डिसेबलमेंट यहां पर परमानेंट नेचर का ही है। और लास्ट, डेथ। अगर एम्प्लॉय की काम करते टाइम या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट या जब वो ऑन ड्यूटी है डेथ हो जाती है तो क्या होगा? तो ये 4 सिचुएशंस आपके सामने हैं। इन चारों में अमाउंट ऑफ कंपनसेशन सब में डिफरेंट रहेगा। किस बेस पर वो रहेगा वो हम आपको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कोई बात कर लेते हैं टेम्परेरी डिसेबलमेंट। जब डिसेबलमेंट टेम्परेरी नेचर का हो, मतलब परमानेंट ना हो, अस्थाई रूप का अगर डिसेबलमेंट है, उसको डिफाइन कैसे कर रखा है कि अगर वर्कमैन अपनी ड्यूटी पर 3 दिन से ज्यादा नहीं जा पा रहा इस इंजरी की वजह से, तो उसको कंपनसेशन मिलेगा एट द रेट ऑफ अ हाफ मंथली पेमेंट ऑफ द सम इक्विवेलेंट टू 25% ऑफ मंथली वेजेस ऑफ द वर्कमैन। इसको समझने का तरीका है एग्जाम्पल के साथ। अगर किसी वर्कमैन के वेजेस 500 रुपए महीना है तो उसे 125 रुपए यानी 125 रुपए मिलेंगे 15 दिन के लिए, फोर्टनाइट जिसको बोलते हैं, या फिर कह लीजिए कि पर डे के हिसाब से 8 रुपए 33 पैसे का उसको पेमेंट मिलेगा, एंड सो ऑन डिपेंडिंग अपॉन हिज मंथली वेजेस। यहां पर 500 रुपए हमने लिया एग्जाम्पल में तो ये बता दिया गया है। अगर डिसेबलमेंट 28 दिन से ज्यादा कंटिन्यू हो चलती रहती है तो ये अमाउंट ऑफ कंपनसेशन वो काउंट होगा कब? डेट ऑफ इंजरी से, जिस दिन उस वर्कर को इंजरी हुई उस दिन से इस अमाउंट को काउंट किया जाएगा। ये तो बात हुई टेम्परेरी डिसेबलमेंट की। अगर हम बात करें परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, तो ये जो परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट है इसके अंदर जो जो कंडीशंस आती हैं वो सब मेंशन्ड है क्लियरली इसी एक्ट के, यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के शेड्यूल 1 के अंदर क्लियरली मेंशन कर रखा है वहां पर कि अगर ये सिचुएशन होती है, वर्कर को ये सारी इंजरीज होती हैं, तो उसको हम परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट के अंदर काउंट करेंगे। अब यहां पर कंपनसेशन का क्या प्रोविजन है? अगर ऐसी डिसेबलमेंट परमानेंट है एंड द टोटल अमाउंट ऑफ कंपनसेशन विल बी इक्वल टू 50% ऑफ द मंथली वेजेस ऑफ द इंजर्ड वर्कमैन मल्टीप्लाइड बाय रेलेवेंट फैक्टर। ये रेलेवेंट फैक्टर मैंने बोल्ड में कर रखा है, आगे बताऊंगा इसका मतलब क्या है। मल्टीप्लाइड बाय रेलेवेंट फैक्टर और एन अमाउंट ऑफ 24,000 रुपीज और विच एवर इज मोर, मतलब 50% मंथली वेजेस का वर्कर को मिलेगा, मल्टीप्लाई करके किसके साथ? रेलेवेंट फैक्टर के साथ। ये एक फिगर होती है, रेलेवेंट फैक्टर एक फिगर होती है नंबर्स में, जो हम बताएंगे आगे, अभी बताऊंगा मैं क्या होता है। तो उसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी फिगर आएगी, अगर वो 24,000 से ऊपर है तो वो फिगर दी जाएगी, वो अमाउंट दिया जाएगा, और अगर वो 24,000 से नीचे है तो 24,000 रुपीज वर्कर को एज अ कंपनसेशन दिए जाएंगे। क्लियरली मेंशन्ड है विच एवर इज मोर।
नेक्स्ट वी टॉक अबाउट परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट. अब यहां पर क्या मेंशन्ड है, सच परसेंटेज ऑफ द कंपनसेशन विच वुड हैव बीन पेएबल इन द केस ऑफ परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट. जो इससे पहले वाला था ब्लाइंडनेस वाला, सेम वही पर ही वही क्राइटेरिया रहेगा यहां पर, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट वाला, मगर यहां पर डिटरमाइन करा जाएगा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के थ्रू कि एक्चुअल में, क्योंकि ये पार्शियल डिसेबलमेंट है, टोटल नहीं है, पार्शियल है, तो इस पार्शियल डिसेबलमेंट की वजह से उस वर्कर की अर्निंग कैपेसिटी का कितना नुकसान हुआ है वो डिपेंड करेगा उसके काम के नेचर के ऊपर. अगर किसी वर्कमैन का हियरिंग और स्पीकिंग का लॉस है मगर उसके काम में इन दोनों चीजों की ज्यादा जरूरत नहीं है, वो एक लेबर है, उसे ब्रिक्स या ईंटें उठाकर पॉइंट ए से पॉइंट बी पे रखनी है, तो उसे ज्यादा बोलने या सुनने जैसा कुछ है ही नहीं, तो यानी कि उसकी अर्निंग कैपेसिटी का लॉस तो हुआ मगर कम हुआ है. वहीं अगर यही वर्कर किसी काउंटर पे बैठा रखा है या ऐसी कहीं पर बात कर रहा है जहां पर इसको बाकी एम्प्लॉय से इंटरेक्ट करना है, तो यहां पर उसकी अर्निंग कैपेसिटी का लॉस ज्यादा है. तो यही डिटरमाइन करेगा गवर्नमेंट अपॉइंटेड ऑफिशियल, और उसके बाद डिटरमाइन कर लेंगे कि कितना अमाउंट ऑफ कंपनसेशन उसको देना है. एंड द लास्ट इज डेथ. अब जहां पर वेयर डेथ रिजल्ट्स फ्रॉम एन इंजुरी एन अमाउंट इक्वल टू 40% ऑफ द मंथली वेजेस, 40% मंथली वेजेस का अमाउंट उसको दिया जाएगा ऑफ द डिसीज्ड वर्कमैन, मल्टीप्लाई करके किसके साथ, रेलेवेंट फैक्टर के साथ. बार बार ये वर्ड आ रहा है रेलेवेंट फैक्टर, मैं बताऊंगा अब ये क्या होता है. मल्टीप्लाइड बाय द रेलेवेंट फैक्टर और एन अमाउंट ऑफ 20,000 रुपीज विच एवर इज मोर. मतलब वर्कर के मंथली वेजेस का 40% को पहले वो निकाल लेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे रेलेवेंट फैक्टर के साथ. जो अमाउंट आएगा अगर वो 20,000 से ऊपर है तो वो अमाउंट दिया जाएगा, और अगर 20,000 से नीचे है तो 20,000 रुपीज एज अ कंपनसेशन वर्कर को दिए जाएंगे. अब आ गया रेलेवेंट फैक्टर की बात, जो मैं बार बार अभी आपको बोल रहा था. सो फॉर द पर्पस ऑफ सब क्लॉज बी एन सी, बी एन सी हमने पहले देखे, ये डी चल रहा है डेथ वाला, परमानेंट टोटल और पार्शियल डिसेबलमेंट, तो वहां पर रेलेवेंट फैक्टर को देखा जा रहा है इन रिलेशन टू वर्कमैन, मीन द फैक्टर स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 4 ऑफ द एक्ट. मतलब ये सारा रेलेवेंट फैक्टर भी इसी एक्ट के शेड्यूल 4 के अंदर एक लिस्ट के फॉर्म में स्पेसिफाइड है. किस पे डिपेंडेंट है वो, अगेंस्ट द एज ऑफ द वर्कमैन. मतलब कि कोई एक पर्टिकुलर वर्कमैन है, उसके सामने उसकी एज मेंशन्ड है और एज के अकॉर्डिंग उसका रेलेवेंट फैक्टर होगा. इस बात को समझिए, कोई एक वर्कर है जो 50 प्लस ईयर्स का है और उसकी काम करते हुए डेथ हो जाती है, ये है केस नंबर ए, केस ए. वहीं दूसरी तरफ कोई और वर्कर है जो एक 25-26 साल का लड़का है और उसका एक्सीडेंट काम करते वक्त कोई इंजरी होती है, मिसहैपनिंग, और उसकी डेथ हो जाती है. तो अमाउंट ऑफ कंपनसेशन किसको ज्यादा मिलना चाहिए, उन 50 प्लस वाले वर्कर को, वर्कमैन को, या उस 26 ईयर ओल्ड वर्कर को? ऑब्वियसली अमाउंट ऑफ कंपनसेशन ज्यादा दिया जाएगा यंग पर्सन को, 26 ईयर ओल्ड जो वर्कर था उसको, क्योंकि उसके पास अभी इफेक्टिव अर्निंग ईयर्स बहुत ज्यादा थे, बहुत ज्यादा वो कंट्रीब्यूट कर सकता था, अर्न कर सकता था. उसके सारी वो अर्निंग का लॉस हो गया उसकी डेथ की वजह से. इसीलिए इन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये रेलेवेंट फैक्टर जो इस एक्ट के शेड्यूल 4 में मेंशन्ड है, उसमें एज के अगेंस्ट रेलेवेंट फैक्टर का एक नंबर दे रखा है, जिससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल कॉम्पनसेशन आएगा. और ये रेलेवेंट फैक्टर जैसा जैसा एज बढ़ती जा रही है वर्कर की, इस रेलेवेंट फैक्टर का नंबर कम होता जा रहा है. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल. दूसरा पॉइंट यहां पर बोलता है, जहां पर मंथली वेजेस वर्कमैन के 1,000 रुपए से ऊपर हो, तो क्लॉज बी या सी जो इससे पहले हमने देखा, यानी कि परमानेंट टोटल और परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट के केस में उसको 1,000 रुपए ही माना जाएगा while calculating. So this was about the salient features of Workmen Compensation Act. Stay tuned. We'll be proceeding further with this act. Thank you so much.